तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक झील के पास एक छोटा सा गांव है बोलिंगन। हम्म। और बात है 1922 की। हम्म। सोचिए, उस समय के सबसे मशहूर मनोचिकित्सकों में से एक कार्ल युंग, हाँ। वो वहां अपने हाथों से एक पत्थर का टावर बना रहे हैं। और ये कोई आलीशान विला या कुछ वैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बड़ी ही साधारण सी कच्ची सी इमारत थी। हम्म। और दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने जानबूझकर उसमें बिजली तक नहीं लगवाई। बिजली पानी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना, कुएं से पानी भरना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी मॉडर्न जिंदगी से भाग रहा हो। सही था। पर वो भाग नहीं रहे थे। असल में उस समय युंग अपने गुरु सिगमंड फ्रायड के विचारों से अलग हो रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। वो मनोविज्ञान की एक बिल्कुल नई शाखा बना रहे थे। और इस तरह के बड़े काम के लिए इसके लिए बहुत गहरी, एक अटूट एकाग्रता चाहिए होती है। हाँ। वो टावर उनका अभयारण्य था। और देखिए, यही एकाग्रता आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। युंग अनजाने में जिस चीज का अभ्यास कर रहे थे, उसे आज के लेखक कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क। यानी बिना किसी भटकाव के पूरी मानसिक क्षमता के साथ किया गया काम। ऐसा काम जो आपको अपनी स्किल की सीमाओं तक धकेल दे। तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कैल न्यूपोर्ट की किताब है और कुछ और लेख भी हैं। और मकसद ये समझना है कि ये डीप वर्क आखिर है क्या। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये इतना कीमती क्यों है? हाँ, और अगर ये वाकई इतना कीमती है तो हम सब इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब हम डीप वर्क की बात करते हैं तो इसका एक उल्टा पहलू भी होगा। हाँ, जिसे न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं। शैलो वर्क। ये वो काम है जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। जैसे जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग शेड्यूल करना, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर देना। अच्छा। हाँ, ये ऐसे काम हैं जो आपको व्यस्त दिखाते हैं, पर असल में आपकी स्किल्स को बेहतर नहीं बनाते। और दुनिया में कोई नई बड़ी वैल्यू नहीं जोड़ते। बिल्कुल। समस्या ये है कि आज ज्यादातर लोगों का पूरा दिन इसी शैलो वर्क में निकल जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये काम जरूरी नहीं है? मतलब ईमेल का जवाब दिए बिना या टीम के साथ कोऑर्डिनेट किए बिना काम कैसे चलेगा? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये जरूरी है, पर इनकी एक सीमा होनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट का तर्क ये है कि आज की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सफल होने के लिए दो क्षमताएं चाहिए। दो क्षमताएं? कौन सी? पहली, मुश्किल चीजों को बहुत तेजी से सीखना, और दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी और स्पीड के साथ काम करना। और ये दोनों ही क्षमताएं सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क से आती हैं, शैलो वर्क से नहीं। इस बात को समझाने के लिए हमारे सोर्स में एक कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जेसन बेन नाम के एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की। हाँ, जेसन की कहानी आज के नॉलेज वर्कर्स के लिए एक चेतावनी की तरह है। वो अपनी नौकरी में काफी अच्छा कर रहे थे, पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि जिस काम को करने में उन्हें 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे? उसे एक साधारण एक्सेल स्क्रिप्ट से 1 घंटे से भी कम में किया जा सकता है। ये तो बहुत डरावना एहसास है। मतलब आपकी नौकरी और आपकी स्किल की कोई खास वैल्यू ही नहीं है। कोई भी उसे ऑटोमेट कर सकता है। बिल्कुल। और जेसन ने इसी डर से अपनी नौकरी छोड़ दी और एक बहुत मुश्किल फील्ड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें तो कोडिंग आती नहीं थी। हाँ, उन्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता था। और उससे भी बड़ी बात, उनका ध्यान बहुत आसानी से भटकता था। अच्छा। वो एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते थे जो कोडिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। अपने अपार्टमेंट में एक कमरा लिया जिसमें कोई कंप्यूटर नहीं था। कोई स्क्रीन नहीं? कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ किताबें, कुछ नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर। वो रोज कई घंटे उस कमरे में खुद को बंद करके, बिना किसी डिजिटल भटकाव के, सिर्फ पढ़ाई करते थे। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 2 महीने की इस गहरी पढ़ाई के बाद उन्होंने डेफ बूट कैंप नाम के एक बेहद मुश्किल प्रोग्रामिंग कोर्स में टॉप किया। वाओ! और जहां उनकी पिछली नौकरी $40,000 की थी, वहीं उन्हें अब $100,000 सालाना की नौकरी मिली। तो जेसन की कहानी से ये साफ है कि डीप वर्क कोई किताबी फलसफा नहीं, बल्कि आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए एक सुपर पावर है। बिल्कुल। तो यहाँ से एक सीधा सा समीकरण समझ आता है। लेखक ने इसे एक फॉर्मूले की तरह पेश किया है। उच्च गुणवत्ता वाला काम ये बराबर है लगाया गया समय गुणा फोकस की तीव्रता। हाँ, उच्च गुणवत्ता वाला काम इज इक्वल टू लगाया गया समय गुणा फोकस की तीव्रता। हम अक्सर लगाए गए समय पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खेल फोकस की तीव्रता का है। और इसी फोकस की तीव्रता के पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, सोफी लरॉय। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू?
मतलब ध्यान का बचा खुचा हिस्सा। बिल्कुल। उनका रिसर्च कहता है कि जब आप एक काम, मान लीजिए टास्क ए से हटकर दूसरे काम टास्क बी पर जाते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से टास्क ए को नहीं छोड़ता। आपके ध्यान का एक हिस्सा अब भी पिछले काम के बारे में सोच रहा होता है। ये रेजिड्यू आपकी मानसिक क्षमता को कम कर देता है और टास्क बी पर आपके परफॉर्मेंस को गिरा देता है। अच्छा, तो ये वही एहसास है जब आप कोई जरूरी रिपोर्ट लिख रही होती हैं और बीच में सिर्फ एक नजर व्हाट्सएप मैसेज पर डाल लेती हैं और फिर वापस उसी फ्लो में आने में वक्त लगता है। एकदम सही। वो जो धुंधलापन दिमाग में रह जाता है, वही अटेंशन रेजिड्यू है। और ये तब और ज्यादा होता है जब आप पिछला काम पूरा किए बिना नए काम पर चले जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मल्टीटास्किंग जिसे हम बड़ा कूल समझते हैं, वो असल में एक मिथक है। आप एक साथ दो काम नहीं कर रहे होते। आप बस बहुत तेजी से दो कामों के बीच अपना ध्यान बांट रही होती हैं। और हर बार कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज का जो हमारा वर्किंग कल्चर है, उसका पूरा ढांचा ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, और यही इस विषय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे सोर्स में वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रांट का उदाहरण है। वो अपने काम को बैच करते हैं। बैच करते हैं मतलब जब उन्हें कोई मुश्किल रिसर्च पेपर लिखना होता है, तो वो हफ्तों के लिए खुद को अकादमिक दुनिया से काट लेते हैं। वो टीचिंग और बाकी मीटिंग्स को अलग समय के लिए रखते हैं, ताकि वो बिना किसी अटेंशन रेजिड्यू के पूरी तीव्रता से एक ही चीज पर काम कर सकें। एग्जैक्टली। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर डीप वर्क इतना शक्तिशाली है, तो आज के ऑफिस इसके ठीक उल्टा करने के लिए क्यों डिजाइन किए गए हैं? ओपन ऑफिस, लगातार आने वाले मैसेज, ये सब तो डीप वर्क के दुश्मन हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। पहला है जिसे न्यूपोर्ट कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता चुनना। हाँ, जब किसी काम का नतीजा साफ साफ मापा नहीं जा सकता, तो हम वो काम करने लगते हैं जो उस पल में सबसे आसान लगता है। जैसे किसी मुश्किल रिपोर्ट पर घंटों सोचने की बजाय फटाफट 10 ईमेल का जवाब दे देना। बिल्कुल, इससे तुरंत कुछ पूरा करने का एहसास होता है। दूसरा कारण है बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। व्यस्तता को ही उत्पादकता मान लेना। सही कहा। जब ये साफ नहीं होता कि प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है, तो लोग बस व्यस्त दिखकर अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करते हैं। याहू की सीईओ मेरेसा मायर का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने घर से काम करने की पॉलिसी इसलिए बंद कर दी क्योंकि उन्होंने देखा कि कर्मचारी सर्वर पर लगातार लॉगिन नहीं दिख रहे थे। हाँ, मतलब अगर आप व्यस्त नहीं दिख रहे तो आप काम नहीं कर रहे। ये एक क्लासिक उदाहरण है। और तीसरा और शायद सबसे मजबूत कारण है एक तरह का इंटरनेट का पंथ। हम ये मानने लगे हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज अच्छी और प्रगतिशील है। ये तो एक तरह का सामाजिक दबाव है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि वो हर ईमेल का तुरंत जवाब नहीं देता, तो उसे पिछड़ा हुआ या टीम प्लेयर नहीं माना जाता। तो एक तरफ तो अर्थव्यवस्था उन लोगों को इनाम दे रही है जो गहराई से सोचते हैं, और दूसरी तरफ हमारा ऑफिस कल्चर हमें लगातार उथले कामों की तरफ ढकेल रहा है। और यहीं से कैल न्यूपोर्ट अपनी डीप वर्क हाइपोथेसिस पेश करते हैं, जो इस पूरी चर्चा का सार है। और वो हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना ये है, डीप वर्क करने की क्षमता ठीक उसी समय दुर्लभ होती जा रही है जब ये हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मूल्यवान होती जा रही है। ओह, अगर मैं इसे ठीक से समझूं, इसका मतलब है कि एक तरफ तो इस स्किल की मांग सोने की तरह बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई कम होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो रहे हैं। ये तो अर्थशास्त्र का एक क्लासिक नियम है। जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो उस चीज की कीमत आसमान छूती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब है कि जो मुट्ठी भर लोग इस स्किल को बचाकर रखेंगे और इसे अपनी पेशेवर जिंदगी का केंद्र बनाएंगे, वे अपने क्षेत्र में अकल्पनीय रूप से सफल होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये नियम सब पर लागू होता है? जैसे जैक डोर्सी, जो ट्विटर और स्क्वायर के सीईओ थे, उनका तो पूरा दिन ही मीटिंग्स और एक विषय से दूसरे विषय पर कूदने में बीतता था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डोर्सी जैसे हाई लेवल एग्जीक्यूटिव इस नियम के अपवाद हैं। उनका काम कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि एक विशाल जहाज को चलाना है। सही कहा। वो एक डिसीजन इंजन की तरह काम करते हैं। उनका काम ही दिन भर अलग अलग विभागों से आ रहे इनपुट को लेना और उन पर तेजी से फैसले करना है। उनका काम स्वभाव से ही शैलो है। मतलब हम में से ज्यादातर लोग जो कोड लिख रहे हैं या कोई मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, उनके लिए डोर्सी का मॉडल काम नहीं करेगा। हमारा काम वैल्यू बनाने का है, सिर्फ मैनेज करने का नहीं। हाँ, बिल्कुल।
ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स की वैल्यू उनके गहरे काम से ही आती है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? क्या इसका मतलब है कि हम सबको यूं की तरह एक टावर बनाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्सट्रीम उदाहरण है। अच्छी बात यह है कि डीप वर्क को अपने जीवन में शामिल करने के लिए न्यूपोर्ट कई अलग-अलग रणनीतियां बताते हैं। अच्छा, तो ये एक साइज सब पर फिट होता है वाला मामला नहीं है। क्या है वो रणनीतियां? मुख्य रूप से 4 हैं। पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी यानी सन्यासी दृष्टिकोण। ये सबसे कट्टर है। इसमें आप खुद को दुनिया के ज्यादातर भटकाओं से पूरी तरह काट लेते हैं। ये सबके लिए नहीं है। ये तो पक्का मेरे लिए नहीं है। दूसरी क्या है? दूसरी है बायमोडल फिलॉसफी, जो कार्ल युंग इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें आप अपने समय को साफ-साफ 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा डीप वर्क के लिए समर्पित होता है और बाकी समय आप अपने शैलो कामों को निपटाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। मतलब साल में कुछ हफ्ते सिर्फ डीप वर्क के लिए निकालना, और जिनका 9 से 5 का जॉब है, उनके लिए तीसरी और शायद सबसे लोकप्रिय रणनीति है रिदमिक फिलॉसफी। इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए तय कर लेते हैं और इसे एक आदत बना लेते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 9 से 11 बजे तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करूंगी। बिल्कुल, ये एक चेन बनाने जैसा है जिसे आप तोड़ना नहीं चाहते। ये ज्यादातर ऑफिस वर्कर्स के लिए सबसे कारगर तरीका है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। और चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। ये सबसे ज्यादा लचीली है पर सबसे मुश्किल भी। इसमें आप दिन में जब भी कोई खाली समय का टुकड़ा मिलता है, आप तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा मानसिक अनुशासन की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को अपनी पर्सनालिटी और अपने काम की जरूरतों के हिसाब से एक तरीका चुनना होगा। कोई एक सही जवाब नहीं है। बिल्कुल, जरूरी बात यह है कि आप जानबूझकर डीप वर्क के लिए समय निकालें। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो आपका पूरा दिन शालो कामों की सुनामी में बह जाएगा। तो आज हमने कार्ल युंग के एकांत टावर से शुरू करके आज के डिजिटल ऑफिस के विरोधाभास को समझा। ये साफ है कि गहरी एकाग्रता सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक आर्थिक सुपर पावर है। और डीप वर्क हाइपोथेसिस हमें एक बहुत बड़ा अवसर दिखाती है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शोर और उथलेपन की ओर बढ़ रही है, गहराई में जाने की क्षमता ही वो चीज है जो किसी को भी भीड़ से अलग बना सकती है। और इसका फायदा सिर्फ आर्थिक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने काम को एक शिल्प की तरह देखते हैं जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, तो ये आपके जीवन को एक गहरा अर्थ और संतुष्टि भी देता है। बिल्कुल, जैसा कि न्यूपोर्ट अपनी किताब में कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। एक गहरा जीवन एक अच्छा जीवन है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हमारे जहन में आता है जिस पे सोचना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आज से ये फैसला करे कि वो अपनी जिंदगी को भटकाव की बजाय गहराई के इर्द गिर्द बनाएगा, तो उसे क्या हासिल हो सकता है? और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि इस रास्ते पे चलने के लिए उसे क्या-क्या छोड़ना पड़ सकता है।